हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एनटीए द्वारा आयोजित कराया गया है एनटीए का नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान के सॉल्व पेपर को कर रहे हैं। और यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था, कंडक्ट हुआ था, उसे हम देख रहे हैं। पता ही होगा आपको कि इस बार पेपर 2 शिफ्ट में कराए गए थे। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर कंडक्ट कराया गया था, उसका यहाँ सोल्यूशन है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिल जाया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 21 क्वेश्चन है, 20 इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वह हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो अगर आपने उसे ना देखा हो तो उसे जाकर देख लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आगे का जो है, यहाँ 21 से हम स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय है? तो चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय को हमें बतलाना है। तो देखिए, इसमें पहला दिया है इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन। तो चुनावी राजनीति में ये भी वाद विवाद के विषय हैं। मतदान मशीन की बात होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन पे वाद विवाद होता है। और सेकेंड है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, यह भी चुनावी राजनीति के वाद विवाद का विषय है। और थर्ड है कि एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग, यह नहीं है, क्योंकि एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का वाद विवाद नहीं है। और फोर्थ है कि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक को प्रारंभ करना, इस बात पे भी वाद विवाद चुनावी राजनीति में चल रहा है। तो हमारा सही होगा 1, 2 एंड 4। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हीगल के संबंध में सही कथन को हमें बतलाना है। तो देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर है, तो यह बात हीगल करते हैं, तो यह सही होगा। और सेकेंड है कि हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे, तो यह सही है कि जो हीगल थे वो महिलाओं को कम मानते थे। और उनका मानना था कि जो महिलाएं हैं उनकी तार्किक क्षमता जो होती है वह कम होती है, तो यह भी कथन उनका सही है। फर्स्ट और सेकंड सही है। उसका थर्ड देखते हैं कि हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार किया था। तो उन्होंने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को स्वीकार किया था, अस्वीकार नहीं। और फोर्थ है कि हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है, तो यह भी गलत है, क्योंकि वह युद्ध में विश्वास करते थे। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 1 एंड 2। देखते हैं कूट में, हमें इसका ऑप्शन ए सही है, 1 एंड 2 हमारा ऑप्शन सही है, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया था? यानी जे.एस. मिल किस बात का समर्थन करते थे? तो देखिए, उन्होंने महिला अधिकार की बात की थी, तो यह सही है। और सेकेंड है कि बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, तो उन्होंने बेंथम के समग्र उपयोगितावाद को नहीं अपनाया गया था, बल्कि उन्होंने बेंथम की आलोचना की थी। और थर्ड है कि विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, तो विवाहित महिला संपत्ति विधेयक की बात उन्होंने की थी। और पितृसत्तात्मक को तो उन्होंने नकारी दिया था। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही होगा। हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड जे.एस. मिल के अकॉर्डिंग सही था। नेक्स्ट है, देखिए, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में जो सही है उसे हमें बतलाना है। तो देखिए, यह मार्क्स के धन संचयन के विचार से प्रभावित थी। जो वैश्विक प्रणाली सिद्धांत था वह मार्क्स के धन संचयन के विचार से प्रभावित था, तो यह सही कथन है, क्योंकि जो वैश्विक प्रणाली सिद्धांत था वह मार्क्स के धन संचयन के विचार से प्रभावित था। सेकेंड है कि धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है, तो यह भी कथन सही है वैश्विक प्रणाली सिद्धांत में, कि जो विश्व का जो केंद्र है वह विश्व, जो धन संचय के आधार पर जो विश्व है वह केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा हुआ है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड सही है। और थर्ड कथन है कि इसमें खिलाड़ी, रणनीतियाँ, नियम और परिणाम जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल है, तो वैश्विक प्रणाली सिद्धांत में यह अवधारणा शामिल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है कि यह राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है, तो यह भी कथन गलत है, क्योंकि यह राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण नहीं करता है। तो हमारा सही होगा 1 एंड 2। तो देखिए 1 एंड 2, ऑप्शन ए सही हमारा, 1 एंड 2। नेक्स्ट है, तो हमें इसका मिलान करना है। ये एक्ट दिए हुए हैं और उनका सन दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो पारित किया गया था वह हुआ था 1999 में, 1999 में। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है वह पास किया गया था 1934 में, 1934 में। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो था वह 2003 में आया। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो अमेंडमेंट हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ है वह पारित किया गया था 1988 में।
तो हमारा ऑप्शन जो सही है वह है 4321। 4321 है, देख लेते हैं इसके कूट को। तो 4321 3421 है, सॉरी हाँ 3421 है, ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं एक बार और मिला के देख लेते हैं। देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट तो पहले सही है, 3 आया था ना 1999, और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आया था 2003 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 में। तो हमारा ऑप्शन सही था 3421 सही था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। भारत के प्रवासी नागरिकता OIC, भारत की जो प्रवासी नागरिकता योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसमें से देखिए हमने जो भारत की प्रवासी नागरिकता जो योजना है उसके अंतर्गत जो भारत के प्रवासी जो जनसमूह है उनमें से हमें निम्नलिखित में से एक कौन सा चीज़ उन्हें प्रदान नहीं किया जाता। तो क्या शैक्षिक अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता, या नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाता, आर्थिक क्रियाओं का अधिकार नहीं दिया जाता, या जीवन पर्यंत वीज़ा की प्राप्ति का अधिकार नहीं दिया जाता। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि नागरिकों के रूप में उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाता। बाकी सब शैक्षणिक अधिकार दिए जाते हैं, आर्थिक क्रियाओं का भी अधिकार दिया जाता है, और जीवन पर्यंत वीज़ा प्राप्ति का भी अधिकार उन्हें दिया जाता है भारत की प्रवासी नागरिकता योजना के अंतर्गत। हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि उन्हें नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार नहीं प्रदान किया गया है प्रवासी नागरिकता योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हमें मिलान करना है सरकार के स्वरूप और अनिवार्य विशेषताएं के कारण। तो देखिए मंत्रिमंडलीय सरकार, जो मंत्रिमंडलीय सरकार है इसकी अनिवार्य विशेषता क्या है कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व होता है यहाँ पे। और अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है, अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों का वियोजन होता है। संघात्मक सरकार में जो शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, और एकात्मक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही है 2143 हमारा ऑप्शन सही है। देखिए 2143 ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो भारत की नागरिकता हमें दी जाती है उसके संदर्भ में इनमें से बतलाना है कि कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला ए है कि भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। क्या यह सही है? भारत के नागरिकता के संदर्भ में हमें गलत बतलाना है। तो देखिए भारत का एक नागरिक जो है वह एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। और उसके बाद सेकेंड है, बी है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। तो देखिए ये कथन सही है, क्योंकि भारत के अगर कोई अन्य देश की नागरिकता अगर कोई ले लेता है व्यक्ति तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नागरिकता अधिनियम के तहत भारत के जो नागरिकता अधिनियम बनाए गए हैं उसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। और सेकेंड सी है कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, जिसमें कुछ जो थे नियम थे उसे तभी से वह स्वतः लागू कर लिए गए थे। तो उसी में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे वह भी लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। डी है कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने से संबंधित प्रावधान बना सकता है। तो यह कथन भी सही है कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने से संबंधित प्रावधान बना सकता है एक नियम के अकॉर्डिंग। तो हमारा ऑप्शन देखिए सही होगा ए। उसमें क्या दिया गया था ए में कि भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। तो यह गलत है, क्योंकि भारत का एक नागरिक अगर अन्य देश की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाती है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो यह गलत होगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है कि 2020 में भारत ने USA के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका। तो हमारा कथन ए सही होगा कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन जो एग्रीमेंट बेका था उस पर भारत ने USA के साथ रक्षा सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? तो 2020 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय
की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। बजट क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। तो यह परिभाषा किसने दी थी? लेरा ब्यूलिको ने, रेमो स्टोहोम ने, रॉबर्ट वालपोल ने या विलोवी ने? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी, रेमो स्टोहोम ने बजट के बारे में बताया था कि बजट जो है एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। तो यह कथन था रेमो स्टोहोम का। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, देखिए 31 क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो वित्त आयोग के बारे में हमें सत्य कथन को बतलाना है। तो ऑप्शन देखिए, पहला दिया गया है कि वित्त आयोग का प्रावधान संविधान की धारा 280 में उल्लेखित है। तो वित्त आयोग के संदर्भ में जो कथन हमें देखिए सही नहीं पूछा गया है। तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है वह संविधान की धारा 280 में है। तो यह कथन सही है। हमें क्या बतलाना है? गलत कथन बतलाना है। तो देख लेते हैं गलत कौन कौन सा है। तो पहला तो सही हो गया। सेकेंड है कि वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होना चाहिए। तो वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होना चाहिए, यह कथन गलत है। थर्ड है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद लोकसभा में प्रस्तुत करता है। तो यह भी कथन सही है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद के लोकसभा में प्रस्तुत करता है। गलत है यह कथन। वित्त आयोग जो अपनी सिफारिशें संसद लोकसभा में प्रस्तुत करता है, यह कथन गलत है। और आयोग के सदस्य की नियुक्ति की योग्यताओं को निश्चित करने के लिए संसद प्राधिकृत है। तो यह कथन तो सही है कि आयोग के सदस्य की नियुक्ति की योग्यताओं को निश्चित करने के लिए संसद प्राधिकृत है। और जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और ये 2 सदस्य बने होते हैं, ये गलत है। और वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत करता है, लोकसभा में प्रस्तुत करता है। तो यह भी कथन गलत है। तो हमारा सही होगा इसमें 2 और 3, मतलब गलत बतलाना है ना। तो 2 और 3 गलत है। बाकी वित्त आयोग का प्रावधान तो 280 में दिया ही गया है। तो 2 और 3 गलत है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। गुड, 2 और 3, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह सोशल इलेक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है? तो हमें इसमें अभिलक्षण नहीं है, क्या बतलाना है? सामाजिक सक्रिय समूह का। तो देखिए, वे गैर स्वतः जो होते हैं, जो सामाजिक सक्रिय समूह होते हैं, वे गैर स्वायत्त शासी होते हैं। तो जो सामाजिक सक्रिय समूह होते हैं वह गैर स्वायत्त शासी होते हैं। तो ये सही है। हमें गलत बतलाना है। देखिए, अभिलक्षण नहीं है तो गलत बतलाना है। तो ये सही है। वे गैर संस्थानिक संगठन होते हैं। तो ये गलत है क्योंकि वे संस्थानिक संगठन होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और थर्ड है कि वे गैर व्यवसायिक रचनाएं फॉर्मेशंस होते हैं। तो ये सही है। वे पक्षपाती समूह होते हैं, ये भी सही है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इसमें ये नहीं होगा, वे गैर संस्थानिक संगठन नहीं होते। सामाजिक सक्रिय समूह के अभिलक्षण ये नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत की जो संविधान सभा है उसको भारत के सूक्ष्म चित्र इंडिया एज माइक्रोकॉम्स इन एक्शन की संज्ञा दी थी? तो वह दी थी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। यह संज्ञा दी थी संविधान की सभा को, भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा किसने दी थी? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, देखिए, प्रसिद्ध परवड़ी जो पोस्ट कॉर्प है, इसको किसने बतलाया था? तो जो पोस्ट कॉर्प जो दिया था वो दिया था गुलिक ने और उर्विक ने। ऑप्शन बी से होगा, गुलिक और उर्विक दोनों ने ये जो पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को बतलाना है। देखिए, अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। क्या अधिकार प्रदान करने का हित जो संबंध है सामाजिक हित से नहीं है? ये तो गलत हो जाएगा। हमें सत्य कथन बतलाना है। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। मनुष्य को सामाजिक सत्य कथन बतलाना था ना हमें, अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। ये तो गलत था। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। तो यह सही है। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते।